आज के मुख्य समाचार। जनता ने सुक्खू सरकार को नकारा, डॉक्टर राजू बिंदल। ऊना में धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। रोहतांग में गिरे बर्फ के फाहे। सनातन पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण, त्रिलोक जम्वाल। सुक्खू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर। बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर स्थानीय लोगों में नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 10 स्थानों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यह परिणाम स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश की जनता आज भी भाजपा की नीतियों और नेतृत्व पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनावों में जनता का समर्थन भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया है और यह सरकार की नीतियों के प्रति लोगों की नाराजगी को भी दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शुरुआत में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं थी और चुनावों को टालने का प्रयास भी किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव संभव हो पाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी है और आखिरकार जनता के सहयोग से चुनाव संपन्न हुए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश के लोग कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकार राज्यों की आर्थिक स्थिति और भविष्य की वित्तीय चुनौतियों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त वित्तीय योजना और दीर्घकालिक सोच के लिए गए फैसलों का असर आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से लिए गए फैसलों के कारण हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। देखा जाता है, चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया, चुन चुन करके कांग्रेस के नेताओं को, चेहरों को हराया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और उस बहुमत को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अभी एक नई चीज हमने देखी कि देखिए हिमाचल प्रदेश में है, पहले तो चुनाव नहीं करा रहे थे। चुनाव अगर हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के और पंचायतों के हुए हैं तो ये तब हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद अभी चुनाव हुए। अब भी चुनाव को लंबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की। जहां ब्लॉक समितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर ज्यादा हैं वहां पर डेट नहीं दी जा रही है ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए। जहां नगर परिषद में नगर पंचायत में ज्यादा बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का वहां डेट नहीं दी जा रही है। रूल में ही प्रोविजन इस प्रकार से उन्होंने खत्म कर दिया जो एक निर्धारित समय होता था कि पंचायत के चुनाव होने के पश्चात बीडीसी कितने दिन के अंदर बननी है, जिला परिषद कितने दिन में बननी है और आपके नगर परिषद नगर पंचायत कितने दिन में बननी है, निर्धारित। वो सारे प्रोविजन बदल करके रख दिए और अब चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर जीत करके आए हैं, चाहे जिला पार्षद हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस के केसेस दर्ज करने की कोशिश चल रही है। जमीनें नापी जा रही है, घर के छज्जे नापे जा रहे हैं। कहीं किसी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है उनको सुदूर ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है जो जनमत अभी पंचायत के चुनाव में आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कोई डरने वाला नहीं है, लोग डट गए हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है तो उखाड़ फेंकना ही है। तो अभी आज
सिरमौर जिला के हमारे जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य यहाँ पर जो चुन करके आए हैं, उनको मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सिरमौर में भी बड़े बड़े नेताओं के, मंत्री के यहाँ पर जमीन पांव से नीचे निकल गई और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ पर भी ऐसी ही हालत है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद में जीती है, ब्लॉक समिति में जीती है। और ऐसे में संदेश बड़ा साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलेगी। जब विधानसभा का असर होगा, इसका व्यापक असर होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ इस वक्त जो माहौल है कांग्रेस के खिलाफ है। जन विरोधी नीतियां इनकी इस प्रकार से चली हैं और उसको उखाड़ फेंकने का जनता ने नीचे के स्तर पर जो है वो जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगा तो उसमें मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा तो तब समझ में आएगा। देखिए, एक बात को लेकर के हम एक बार नहीं अनेक बार बात को स्पष्ट कर चुके हैं। ओपीएस का विरोध भारतीय जनता पार्टी न पहले किया था, ना अब कर रही है। और जहां तक बार बार जो है कांग्रेस इसी सारे मुद्दे को लेकर के कर्मचारियों के बीच में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि इसकी इस तरह की आवश्यकता नहीं है। बड़ा साफ है, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर के बात चली थी, हमने कर्मचारियों से निवेदन किया था कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने की दिशा में आगे हमारी बातचीत केंद्र सरकार के साथ चली है। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता हासिल करनी थी, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी और स्वाभाविक रूप से उनको लाभ भी, कांग्रेस को लाभ भी इसका हुआ होगा। लेकिन मैं सारी चीज को लेकर के ना पहले टिप्पणी करता था, ना आज टिप्पणी कर रहा हूं, ना आने वाले समय में टिप्पणी करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश के काम में। उस पर कोई उनको जो अधिकार जो मिला है उस अधिकार पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना, कब तक आप ओपीएस पर जो है कर्मचारियों को इस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, मुझे लगता है कि इस बात की आवश्यकता नहीं है। हम कर्मचारी के हित की अच्छी तरह से रक्षा करने में पहले भी सफल हुए हैं, आने वाले समय में भी उस सारी चीज को लेकर के चिंता करेंगे। और ये जो कुछ एक लोग जो है इस सारी बात को लेकर के बार बार जो कहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि उस राजनीति से बाहर आने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अधिकारियों को एक बार नहीं अनेकों बार आदेश दे चुके हैं कि ओपीएस का फाइनेंशियल इंपैक्ट जो आ रहा है, इससे बचने के लिए यूपीएस की तरफ कैसे रास्ता निकल सकता है। अधिकारी हमको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीएस की तरफ जाना है, तो अपना स्पष्ट वो करें, वो अपना ही स्टैंड स्पष्ट करें। हम इस सारी चीज को लेकर के ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ओपीएस का विरोध ना हमने किया था, ना भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है, ना पहले किया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। राजधानी शिमला में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ने से आए दिन लंबा जाम लग रहा है, जिससे न केवल आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पर्यटकों और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। शिमला के स्थायी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष वर्मा ने शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय के साथ निजी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन शहर की सड़कें और बुनियादी ढांचा उसी अनुपात में विकसित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सीमित सड़क क्षमता वाले पहाड़ी शहर शिमला में वाहनों की बढ़ती संख्या यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सुभाष वर्मा ने कहा कि राजधानी में रोजाना लगने वाले जाम के कारण लोगों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा वाहनों की लंबी कतारों के चलते प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण के लिए जाना चाहता है, लेकिन लगातार बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था शहर की पहचान और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी योजना तैयार की जाए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की
दिशा में ठोस प्रयास भी किए जाए। उधर शिमला के शोगी के स्थायी निवासी प्रेम ठाकुर ने भी राजधानी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने से पहले व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन धरातल पर हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय लोग, पर्यटक और व्यवसायी सभी प्रभावित हो रहे हैं। प्रेम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाने में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि राजधानी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुरूप न तो पार्किंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है और न ही यातायात प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या के समाधान के लिए कोई उचित रणनीति नहीं बनाई गई तो आने वाले वर्षों में शिमला में ट्रैफिक की स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राजधानी में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से व्यवहारिक और स्थायी समाधान लागू किए जाए। पार्किंग सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और ट्रैफिक प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग समय की मांग है। प्रेम ठाकुर ने कहा कि जनता केवल घोषणाएं नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के वादों का वास्तविक परिणाम देखना चाहती है। सुभाष वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और शिमला स्थायी निवासी हूँ। जहाँ तक शिमला राजधानी को हमने देखा है, हमने इसे बहुत अरसे से यहाँ देखा है। ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ट्रैफिक का बढ़ना, पहले इतनी निजी गाड़ी नहीं होती थी, फिर हर प्रत्येक घर में एक एक निजी गाड़ी होती थी। आज स्थिति ऐसी है कि हर घर में 2 से 3 गाड़ियां हैं। और जहां सड़कों की वाइडनिंग की बात की जाए वो यथावत है, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर बने पड़े हैं, लोगों की दुकानें हैं, रेजिडेंशियल है, वहां वाइडनिंग होना संभव नहीं है। हाँ, जो शिमला का बाईपास बना उसमें 90% गवर्नमेंट लैंड है। हमें समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट वहाँ क्यों नहीं इसकी वाइडनिंग करती। वो 3 लेन बाईपास बन सकता शिमला का, तो उसमें कंजेशन जो है उसी से ही ट्रैफिक को, जो शिमला आने वाला ट्रैफिक है जो शिमला को बाईपास करता ऊपर जाना है अपर शिमला में, वो उसी से ही जा सकता है। उसका डाइवर्शन भी ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। और जहाँ तक टूरिस्ट सीज़न की बात है, टूरिस्ट को ये पूरी सुविधा देने के लिए यहाँ कोई विशेष पार्किंग नहीं है। उसका अगर ऐसा किया जाए, जहाँ यहाँ शिमला शहर के लिए एंट्री होती है वहीं टूरिस्ट के लिए रोप वे का शिमला के लिए प्रावधान प्रपोजल है, बहुत सालों से प्रपोजल है, हमें नहीं मालूम है कि सिरे कब चढ़ेगी। वहीं पार्किंग बननी चाहिए। जैसे क्यारी बंगले वाला एरिया है, तारादेव से पीछे वाला एरिया, वहाँ इंटरनेशनल वो स्पॉट भी बनना है, मीटिंग का भी बनना है, तो उसी जगह पे और वहाँ से अच्छी बसेस, छोटी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस को चलाया जाए। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और जहाँ सवाल है निजी गाड़ियों की पार्किंग के लिए, शिमला हर जगह से फागली, टूटीकंडी, कनलोग, खलीनी, विकास नगर और ये पंताघाट, जितनी इस हिल में, ऐसे दूसरी हिल में रिंक वाली साइड से जितनी भी हिल्स आती है वहाँ पर नाले हैं। उन नाले को नगर निगम को चाहिए, अगर इनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो उसको पी मोड पे दिया जाए। उससे एक तो रोजगार मिलेगा बच्चों को रोज, और वो सहायता आज बैंक उनको 20 लाख तक ऐसी योजना है भारत सरकार से कि 20 लाख तक उन्हें लोन इंटरेस्ट फ्री मिलता है। अगर 2-2 बच्चे भी वो मिल के उसको पीपी मोड पे बनाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। और वहाँ 3-3 मंजिला पार्किंग अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ हॉलीडे होम के पास भी 3 मंजिला पार्किंग बनी, क्योंकि हमारी लैंड प्रोफाइल ऐसी है हर नाले की, वहाँ 3-3 मंजिला पार्किंग बनती है। यहाँ तक कि नगर निगम ने सारे नालों की चैनलाइजेशन की है, उसमें इतना खर्चा किया है। तो चैनलाइजेशन है, उसमें कॉलम उठाने थे और ऊपर बढ़ना था, नीचे से पानी बहना था, तो वो सारा जो है एक हर मोहल्ले की पार्किंग बनती है। और मेन पार्किंग को तो इन्हें सोचना पड़ेगा कैसे इसके लिए जो शहर में जो आता है मार्केटिंग के लिए, और इसके लिए इसका तो जो शिमला डेवलप होना था बाहर के लिए, बट नॉट लाइक न्यू शिमला ना कोई ऐसा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ना पार्किंग सुविधा, और बस जो जाती है वहाँ उसमें भी रोड की कंजेशन है।
बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं, मॉडरेट इसमें बनाना चाहिए जहाँ 4 लेन बने और शिमला से अपार्ट फ्रॉम शिमला कहीं 10 किलोमीटर के दायरे में बाहर इसे डेवलप करें। टूरिस्ट को भी एक आनंद आएगा घूमने फिरने का, नई जगह बनेगी और आज के इसमें पुराना शिमला अलग हो जाएगा, नए शिमला की सुविधाएं अलग दिखेगी। मेरा नाम प्रेम ठाकुर है मैडम, मैं शोगी से आता हूँ, यहाँ सीनियर सिटीजन हूँ मैंने भी सरकार में सेवा की है 34 साल 2 महीने। और मैं जो ये व्यवस्था इस बार ही देख रहा हूँ, ये एक अजीबोगरीब की व्यवस्था है। ये सुक्खू जी कहते थे कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, ये तो व्यवस्था परिवर्तन क्या है, यहाँ तो प्रशासन कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मिनी बसेज वाले आप देखो कि वहाँ उनके रूट्स आज तक ये आरटीओ कोई चेक नहीं कर रहे हैं। रूट उनका शोगी शिमला का होगा तो वो कहीं से कहीं लेके जाएंगे बसों को, और ट्रांसपोर्ट वालों के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं। शोगी से शिमला का इतना जाम है कि मैं सवेरे आज 10 बजे बैठा हूँ, मैं ही नहीं बैठा हूँ, जो लोग बैठते हैं शोगी से आजकल टूरिस्ट सीजन में वो 12-1 बजे शिमला पहुँच रहे हैं। रोड पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना पुलिस नाम की कोई चीज़ है। आप स्वयं जाइए, शोगी से शिमला आदमी पहले पहुंच सकता है, बसेस बाद में पहुंचेगी। अब हमारे को तो 2-2.5 घंटे आते, हम अपने घूमने के लिए आते थे शिमला, अब तो घूमना तो दूर रहा। ये तो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अब तो भगवान भरोसे ही सारा काम है। और जहाँ तक रही बिजली की बात, बिजली के बिल तो बढ़ ही रहे हैं, बिजली के साथ गैस भी बढ़ रही है। और बिजली के बिलों के लिए इन्होंने जो सब्सिडी दी थी, बोला हमने 2 मीटरों पे दी है। 2 मीटरों की तो दूर की बात, ये तो सब्सिडी तो कहीं रही नहीं है ना। पहले इन्होंने ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को सब्सिडी दी थी, वो उनको बोला था कि तुम अपने पासेज बनाओ, उन्होंने पासेज भी बना लिए, उनको सब्सिडी। अब जब ट्रांसपोर्ट की बसें नामात्री ही रह गई है, अब मिनी बसें प्राइवेट ऑपरेटर अपनी मर्जी से बसें इधर उधर ले जा रहे हैं, तो उनको उस बसेज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और शिमला में तो ये जो भीड़ भड़ाका है, ये ज़्यादा प्राइवेट ऑपरेटर बसों की वजह से ही ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फ की हल्की फाही गिरने से मौसम सुहावना हो गया, वहीं मध्य और निचले क्षेत्रों में बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। दूसरी ओर मैदानी जिलों में दिन भर तेज धूप खिली रही और मौसम साफ बना रहा। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन और चट्टाने गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी शिमला में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ, जबकि जनजातीय जिला किन्नौर में विशाल चट्टाने गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और बागवानों को भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे में गुरुवार को मौसम ने अचानक कटवट ली और यहाँ हल्के बर्फ के फाहे गिरने लगे। जून महीने में बर्फबारी के इस नजारे ने पर्यटकों को रोमांचक कर दिया। पर्यटक बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवाते और मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं ऊंचाई वाले अन्य क्षेत्रों में भी ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुल्लू जिले के कई इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। राजधानी शिमला में भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहा, जिससे शहर में हल्की ठंडक महसूस की गई। हालांकि प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन जैसे मैदानी जिलों में दिन भर तेज धूप खिली रही और मौसम साफ बना रहा। शिमला शहर में गुरुवार शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ढली संजौली बाईपास पर अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया। देखते ही देखते सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। भूस्खलन के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात काफी समय तक बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद यातायात को धीरे धीरे बहाल किया गया। गनीमत यह रही कि घटना के समय सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में खराब मौसम की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 जून को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार है। वहीं 18, 19 और 22 जून को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा 23 और 24 जून को प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यातायात से बचने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं आगामी 48 घंटों तक अधिकतम तापमान भी लगभग से
रहेगा। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि भी हो सकती है। उधर जनजातीय जिला किन्नौर के रोंगी गांव में मंगलवार को हुए हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ पहाड़ी से अचानक विशाल चट्टानें गिरने से भारी तबाही मच गई। सड़क निर्माण कार्यों में लगे उत्तर प्रदेश के रहने वाले 19 वर्षीय मजदूर सागर की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के अनुसार सागर सड़क किनारे कार्यों में व्यस्त था, तभी अचानक पहाड़ी से भारी भरकम चट्टानें नीचे आ गिरी। इससे पहले कि वह संभल पाता, वह चट्टानों की चपेट में आ गया। गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चट्टानें गिरने की इस घटना से स्थानीय लोगों की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गांव के निवासी पूर्व भगत के मकान को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा उनके सेब के बगीचे को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है। इसी तरह मनीचंद के सेब के बगीचे भी भारी क्षति के चपेट में आ चुके हैं। कई फलदार पेड़ उखड़ गए और खेतों में मलबा भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार दरारें बढ़ रही हैं, लेकिन समय रहते सुरक्षा के प्राप्त इंतजाम नहीं किए गए। अब इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में नजर भी रखी जा रही है। प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज संस्थानों के चुनावों को जानबूझकर टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने हालिया चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले पंचायती राज चुनाव कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण समय पर नहीं कराए गए और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद चुनावों में 12 में से 11 जिलों में भाजपा मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में देरी की जा रही है। उन्होंने नगर परिषद चुनावों में भी जानबूझकर विलंब किए जाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार, तानाशाही, बढ़ते करों, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और विकास कार्यों में ठहराव के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2000 से अधिक संस्थानों को बंद किया और प्रदेश को विकास के बजाय अव्यवस्था की ओर धकेल दिया। सिरमौर जिले का उल्लेख करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में भी जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद के 17 में से 14 सीटों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जो सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को दर्शाती है। चुनाव आयोग ने बहुत प्रयास किया, परंतु सरकार ने चुनाव को टाला। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संपन्न हो जाने चाहिए थे, परंतु जनभावनाओं को और संविधान को दोनों को ताक पर रखकर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चुनावों को न कराने का फैसला किया। माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद जो परिणाम आए, उन परिणामों से ये ज्ञात हो गया कि मुख्यमंत्री जी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते। उन्हें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी की हार होगी। उन्हें मालूम था कि हिमाचल की जनता उन्हें नकार देगी। उन्हें मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की राज से हिमाचल की जनता त्रस्त है, इसलिए वो चुनाव से भाग रहे थे और चुनाव
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संपन्न हुआ। चुनाव होने के बाद भी उसकी वास्तविकता से मुंह मोड़ देना, ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी 80% सीटें जीत गई, पुनः एक बार जनता द्वारा दिए गए संदेश और फतवे को नकारने के बराबर। अंततोगत्वा सबके सामने आ गया कहां खड़े हैं। जिला परिषद के चुनावों में 12 में से 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। और वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, उसको टाला जा रहा है। के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों के चुनावों को टाला गया। 17 मई को चुनाव हुए थे, अब 1 महीना हो गया। अब आकर के कुछ नगर परिषदों के चुनाव होने शुरू हुए हैं। प्रदेश की जनता ने स्पष्ट तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ जनमत दिया है और कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से नकार और ये स्पष्ट संदेश दिया कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार, जो तानाशाही सरकार, जिसने जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स का बोझ लगा दिया, जो तालाबंदी की सरकार है, जिसने 2000 से ज्यादा संस्थानों को ताले लगा दिए, और वो सरकार जिस सरकार में आम जनमानस का जीवन सुरक्षित नहीं है, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, जहां अधिकारी एक दूसरे के ऊपर सरेआम कीचड़ उछालते हैं, ऐसी कांग्रेस की सरकार को जनता ने स्पष्ट संदेश दिया, जनमत संग्रह में रहने का अपना हक खो चुकी है। हम जिला सिरमौर की बात भी यहां करना चाहेंगे। जिला सिरमौर, जहां से कांग्रेस पार्टी की वर्तमान से वरिष्ठ मंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जिस जिला से, मुख्यमंत्री के खास विधायक जिस जिला से हैं, उस जिला में सिरमौर की जनता ने कांग्रेस से तंग आकर के कांग्रेस को पूरी तरह से दुत्कारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आज जन्मदिन के अवसर पर जिला ऊना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फल वितरित किए और राहुल गांधी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को फल, मिठाई और अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। सुबह से ही जिला कांग्रेस कार्यालय और
पर विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की खुशियां साझा की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के समर्थन में नारे भी लगाए गए और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के संकल्प को दोहराया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश के गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और आम लोगों की समस्याओं को संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से रखा है। उनके विचार और संघर्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा और समर्पण के भाव के साथ मनाया जा रहा है। उनका मानना है कि समाज के कमजोर वर्गों की सेवा ही किसी भी जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की एकता, भाईचारे और संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने देश के करोड़ों लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया है और आम जनता की समस्याओं को करीब से समझने का प्रयास किया है। उनके इस प्रयास ने देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर जो है इसको बड़ी धूमधाम से मना रही है। इसी क्रम में आज कुष्ठ आश्रम लाल सिंगी में जो है हमने बच्चों को सबको जो है फल बांट करके जो है उनके जन्मदिन को मनाया है। राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और समानता, सादगी और सबको न्याय मिले और अंतिम पंक्ति तक जो हमारा व्यक्ति बैठा है हम वहाँ तक जो है हम पहुँचे और इसी क्रम को लेके हमने जो है बड़ी सादगी के साथ इसको जो है आज हमने मनाया है। तो मैं उनकी दीर्घायु हो, वो देश की सेवा के लिए जो है इसी तरह अग्रसर रहें। आज पूरे देश में जो है लोकसभा के अंदर और बाहर माननीय राहुल गांधी जी युवाओं के हितों के लिए, युवाओं की आवाज़ बन करके जो है वो देश में युवाओं के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो और वो इसी तरह जो है युवाओं की, करोड़ों लोगों की आवाज़ बन करके जो है लोकसभा के अंदर और बाहर हितों की रक्षा करते रहें। यही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जो है कामना करते हैं और ये हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से युवाओं की, करोड़ों लोगों की आवाज़ बन करके न्याय के लिए, समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भगवान उनको शक्ति दे, ताकत दे, ताकि जो है वो जनता की सेवा करते रहे। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 56वां जन्म दिवस बड़े हर्ष और उल्लास से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देसाई गौतम जी की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है। कि हमें गौरव है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने आम गरीब जनमानस की रक्षा हमेशा आगे बढ़कर की है और आगे होकर की है, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सड़क, चाहे स्वास्थ्य या किसी भी अन्य मुद्दे को लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर हमेशा राहुल जी युवाओं की और आम जनमानस की बात रखते हैं। हमें पूरा गौरव है कि आज उनका जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। भगवान उनको दीर्घ आयु दे और आने वाले दिनों में हम यही कामना करते हैं वो जल्द देश का प्रतिनिधित्व करे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम सबको उन्हें देखना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे नेता आगे बढ़ते रहे। इस अवसर पर राहुल गांधी जी का जन्मदिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक चौहान ने कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक सफलता और कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता पूरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता द्वारा लगातार नकारे जाने से कांग्रेस नेताओं में हताशा बढ़ती जा रही है।
जिसका असर उनके राजनीतिक व्यवहार में साफ दिखाई दे रहा है। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हालिया बयान ने न केवल उनकी राजनीतिक निराशा को दर्शाया है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के प्रति उसके असंवेदनशीलता को भी उजागर किया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा जय श्री राम के उद्घोष को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक और करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। श्री राम केवल एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग, सत्य, अन्याय और आदर्श जीवन मूल्य के प्रतीक है। जय श्री राम का उद्घोष किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का नारा नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातन लोगों का श्रद्धा विश्वास की अभिव्यक्ति भी है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भारतीय समाज में सदियों से लोग एक दूसरे का अभिवादन राम राम, जय श्री राम, राधे राधे और अन्य धार्मिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से करते आए हैं। यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में यदि कोई मंत्री या राजनीतिक नेता इन अभिवादनों पर आपत्ति जताता है तो यह केवल एक शब्द या नारे का विरोध नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर सवाल उठाने जैसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता समय समय पर विभिन्न अवसरों पर सामने आती रहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि जब उन्होंने स्वयं कहा था कि वे ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां 97% हिंदू आबादी निवास करती है, तभी कांग्रेस की सोच और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अब राजस्व मंत्री द्वारा जय श्री राम जैसे पवित्र उद्घोष पर टिप्पणी करना उनकी मानसिकता का विस्तार प्रतीत होता है। भाजपा विधायक ने धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान सामने आए प्रसंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान भी मुख्यमंत्री द्वारा राधे राधे कहने को लेकर की गई टिप्पणी चर्चा का विषय बनी थी। अब एक बार फिर कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा जय श्री राम को लेकर विवादित बयान देना यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेतृत्व सनातन परंपराओं, धार्मिक प्रतीकों और हिंदू आस्थाओं के प्रति सजग नहीं है। प्रदेश में हालिया संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, वहां कांग्रेस पार्टी को, जिनकी प्रदेश में सरकार है, करारी हार का सामना करना पड़ा है। और जब कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई तो इनके मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रदेश के जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, माननीय जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने जय श्री राम का नाम लेने पर ही आपत्ति जाहिर कर दी और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम क्यों बोलते हैं। जय श्री राम हमारे सनातन परंपरा, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन है तो हम हैं, सनातन है तो आज है, सनातन है तो कल है। हम सनातन को मानने वाले लोग जब किसी से मिलते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आखिर इस शब्द से आपत्ति क्यों? कांग्रेस के मंत्रियों को इस चीज से आपत्ति क्यों? हमें वो भी दिन ध्यान है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश से बाहर जाते हैं, जब वो कर्नाटका में या कहीं उनकी जो मीटिंग थी उसमें बयान देते हैं और उस बयान में कहते हैं कि मैं उस प्रदेश से आया हूं, या हम 97% जहां हिंदू रहते हैं वहां मैं चुनाव जीत के आया हूं। ये कांग्रेस पार्टी के विचार, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। जब धर्मशाला में पिछले कुछ दिनों में जब हमारा विधानसभा का सेशन था तो एक वाकया बहुत बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से पूछते थे, बच्चों से पूछा कि राधे राधे क्यों बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के मंत्री हमेशा सनातन विरोधी बात करते हैं। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, सनातन हमारे खून में है और सनातन
हमारी संस्कृति, हम इसको मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जो सम्माननीय मंत्री जगत सिंह जी का बयान है कि जय श्री राम क्यों बोलते हैं, उनका ये बयान देना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उनकी ये तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। ये बयान अति दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस बयान का मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सार्वजनिक रूप से इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए।